तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का हमारा मुख्य स्रोत मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाल द्वारा लिखा गया एक अंश है। इसका शीर्षक है अ मदर्स मैंडेट, द फॉल ऑफ पनिहटी फोर्ट्रेस। बहुत ही प्रभावशाली लेख है। बहुत ज्यादा। और आज का हमारा मिशन भी एकदम स्पष्ट है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 2024 की एक खौफनाक त्रासदी ने 2026 के चुनावों में एक बहुत ही बड़े राजनीतिक बदलाव का रूप ले लिया। सही बात है। मतलब ये समझना कि कैसे एक साधारण नागरिक हाँ, जो कोई पेशेवर राजनेता नहीं है, वो अचानक से राजनीतिक व्यवस्था को एकदम भीतर से बदलने का फैसला कर लेता है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि एक ऐसा राजनीतिक किला है, मतलब एक ऐसा ढांचा जिसे कोई बड़े से बड़ा नेता भी नहीं भेद पाया। अभेद्य किला जिसे कहते हैं। हाँ, और वो अचानक से ताश के पत्तों की तरह ढह जाए। और यहाँ हम किसी राजनीतिक चालाकी या बड़े चुनावी फंड की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक माँ के दर्द की ताकत की। देखिए, जब जब कोई राजनीतिक व्यवस्था दशकों तक बिना किसी ठोस चुनौती के सत्ता में रहती है ना, तो उसकी जड़ें जमीन से ज्यादा सत्ता के अहंकार में गहरी हो जाती हैं। बिल्कुल। उन लोगों को लगने लगता है कि हर आवाज, हर विरोध को या तो पैसे से खरीदा जा सकता है या डराकर चुप कराया जा सकता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस किले की नींव को जिसने हिलाया वो कोई विरोधी पार्टी नहीं थी। स्रोत के अनुसार वो थी रत्ना देवनाथ, जो मतलब कोई राजनेता नहीं है। वो सिर्फ एक माँ है जिनकी बेटी 2024 में आरजी कर अस्पताल में हुई दरिंदगी का शिकार हुई थी। ये बहुत ही बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। बिल्कुल। और स्रोत बताता है कि शुरुआत में उन्होंने वही किया जो एक आम नागरिक करता है। उन्होंने न्याय के लिए हर दरवाजा खटखटाया। क्योंकि हमारी जो परंपरागत न्याय प्रणाली है, हाँ। वो हमेशा एक याचक और दाता के मॉडल पे ही काम करती है। मतलब आम इंसान न्याय की भीख मांगता है। हाँ, पीड़ित उम्मीद करता है कि पुलिस और प्रशासन उसे न्याय देंगे। लेकिन जब उन्होंने वो दरवाजे खटखटाए, हाँ, तो स्रोत कहता है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीति मिली। सिर्फ और सिर्फ राजनीति। और ये मुझे बहुत अजीब लगता है। ऐसे मैं ऐसे देखती हूँ, मान लीजिए कोई इंसान एक जलते हुए घर में फंसा है और आग की लपटें बढ़ रही हैं। बाहर कुछ लोग खड़े हैं जिनके हाथों में पानी है, लेकिन वो आग बुझाने के बजाय इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आग लगी कैसे। या फिर वो ये सोच रहे हैं कि इस आग का राजनीतिक फायदा कैसे उठाया जाए। वही तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि स्रोत के अनुसार जब रत्ना देवनाथ को हर जगह से निराशा मिली, तो एक न्याय मांगने वाले याचक से खुद सिस्टम बनने का ये जो मानसिक बदलाव था, वो कैसे हुआ? देखिए, जब इंसान उस जलते हुए घर के अंदर होता है ना, और बाहर वालों की ये भयानक संवेदनहीनता देखता है, तो उसका सारा भ्रम टूट जाता है। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। उस दौरान सोशल मीडिया पर एक नारा गूंज रहा था, इफ द सिस्टम फेल्स, बी द सिस्टम। मतलब अगर व्यवस्था विफल हो जाए तो खुद व्यवस्था बन जाओ। बिल्कुल। और ये रत्ना देवनाथ के लिए सिर्फ एक हैशटैग नहीं था, ये एक कड़वी सच्चाई बन गई थी। ओह! उन्हें समझ आ गया था कि जो मशीनरी उनकी बेटी की मौत पर लीपापूती कर रही है, वो बाहर के दबाव से कभी नहीं सुधरेगी। लेकिन मुझे एक बात सोचकर बहुत हैरानी होती है। जब कोई इतने गहरे सदमे से गुजर रहा हो तो इंसान टूट जाता है। वो राजनीति के इस कीचड़ में उतरने का फैसला कैसे कर लेता है? ये फैसला रातों रात नहीं होता। ये हताशा की एकदम चरम सीमा से पैदा होता है। हताशा से? हाँ, जब एक पीड़ित ये देखता है कि सड़क पर मोमबत्तियां जलाने से सत्ता में बैठे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब ये मानसिक बदलाव आता है। आपको सिस्टम को बदलने के लिए उस कुर्सी पर बैठना ही पड़ता है। मतलब सिस्टम के अंदर जाना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए अब बात करते हैं पनियाहाटी सीट की, क्योंकि यहाँ से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हाँ, वो टीएमसी का अभेद्य गढ़ माना जाता था। वही ना, मतलब अक्सर जब हम चुनावों की बात करते हैं, खासकर इतने मजबूत गढ़ में, तो जीतने के लिए क्या चाहिए? पैसा और बाहुबल। बिल्कुल, पैसा, बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं की फौज। लेकिन यहाँ स्रोत बताता है कि रत्ना देवनाथ ने पारंपरिक राजनीति की ही नहीं, उनका मुख्य हथियार था आंसू। और यहीं पर सत्ताधारी पार्टी ने सबसे बड़ी गलती कर दी। कैसे? उन्होंने सोचा कि वो इस चुनाव को भी अपने पुराने फॉर्मूले से मैनेज कर लेंगे। उन्होंने रत्ना देवनाथ को एक पारंपरिक प्रतिद्वंदी मान लिया। लेकिन सच कहूं तो मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। जी। क्या वाकई किसी का दुख और उसके आंसू इतने असरदार हो सकते हैं कि पूरी मशीनरी को तोड़ दें?
मतलब लोग तो उसे वोट देते हैं ना जो सड़कें बनाए या नौकरियां दे। देखिए, यहाँ हमें सहानुभूति और समानुभूति मतलब एम्पैथी, इसके बीच का फर्क समझना होगा। अच्छा। जो आप कह रही हैं वो सहानुभूति है। लोग तरस खाकर मदद कर सकते हैं पर अपना भविष्य नहीं सौंपते। लेकिन स्रोत बताता है कि जब रत्ना देवनाथ मंच पर रोती थीं, तो बंगाल की करोड़ों महिलाओं को उनमें एक बेचारी मां नहीं दिखी। तो उन्हें क्या दिखा? उन्हें अपना खुद का डर दिखा। वो डर जो उन्हें तब लगता है जब उनकी बेटियां घर से बाहर जाती हैं। ओ, मतलब ये बहुत ही गहरी बात है। बिल्कुल। रत्ना देवनाथ की अपील बहुत स्पष्ट थी, मेरी बेटी के लिए इंसाफ और आपकी बेटियों के लिए सुरक्षा। उफ, ये लाइन सच में रोंगटे खड़े कर देती है। और ये एक लाइन किसी भी 50 पन्नों के चुनावी घोषणा पत्र से ज्यादा असरदार साबित हुई। तो ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत दुख नहीं था, ये पूरे समाज का दुख बन गया था। हाँ। लेकिन जमीनी स्तर पर ये वोट में कैसे बदला? क्योंकि ऐसे इलाकों में तो वोटिंग अक्सर डर से होती है ना, बाहुबलियों का खौफ होता है। यहाँ पर साइलेंट वोटर या खामोश मतदाता का मनोविज्ञान काम आता है। कैसे? स्रोत का विश्लेषण कहता है कि शायद प्रचार के वक्त बहुत से लोग खुलकर उनके साथ नहीं चल रहे होंगे, डर की वजह से। बिल्कुल, सत्ता का खौफ होता है। लेकिन जब एक आम नागरिक, एक महिला पोलिंग बूथ के अंदर ईवीएम मशीन के सामने खड़ी होती है, तो वहां कोई बाहुबली नहीं होता। वहां सिर्फ वो और उसका ज़मीर होता है। एकदम सही। और शायद इसीलिए जनता ने उन्हें सिर्फ सहानुभूति में वोट नहीं दिया। उन्हें लगा कि जो माँ इतना दर्द सह चुकी है, वो सत्ता में आकर सुरक्षा की असली गारंटी देगी। बिल्कुल। पेशेवर राजनेता तो चुनाव के बाद वादे भूल जाते हैं, लेकिन इस माँ का दर्द ही उसका सबसे सच्चा वादा था, जो वो कभी नहीं भूल सकती थी। हाँ। और इसी ट्रस्ट फैक्टर ने सारे पारंपरिक दायरों को, मतलब जाति, धर्म, पार्टी, सबको पीछे छोड़ दिया। और इसका नतीजा हम सब ने देखा। मतलब 2026 के चुनाव नतीजे आते हैं और रत्ना देवनाथ 20,000 से अधिक वोटों के मार्जिन से ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हैं। ये मार्जिन, मतलब ये कोई मामूली मार्जिन नहीं है। हाँ, एक नए चेहरे के लिए जिसके पास कोई राजनीतिक ढांचा नहीं था, सत्ताधारी पार्टी के गढ़ में इतने भारी अंतर से जीतना, ये तो सिस्टम का क्रैश हो जाना है। इसने उस अहंकार को तोड़ दिया कि चुनाव सिर्फ पैसे और ताकत से जीते जा सकते हैं। अब यहाँ मैं हमारे श्रोताओं के सामने एक बहुत ही अहम बिंदु रखना चाहती हूँ और मैं स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम बस स्रोत में दी गई जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष रूप से। तो स्रोत एक बहुत ही गंभीर बात कहता है कि राज्य की मुख्यमंत्री जो खुद एक महिला है, वो भी महिलाओं के इस दर्द को नहीं समझ पाई। ये एक बहुत बड़ी संस्थागत विफलता है। वही तो, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महिला नेता अपनी ही जनता के दर्द को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रही? क्या ये असंवेदनशील राजनीति का बहिष्कार है? देखिए, जब व्यवस्था बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो वो जमीनी हकीकत से कट जाती है। हाँ, एसी कमरों में बैठकर फैसले लिए जाते हैं। हाँ, सत्ता के शीश पर बैठे लोग नौकरशाहों की रिपोर्ट पर निर्भर हो जाते हैं। उन्हें लगा होगा कि ये बस एक और विरोध प्रदर्शन है जो कुछ दिन में शांत हो जाएगा, जिसे वो आसानी से मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल। उन्होंने उस मानवीय त्रासदी के पीछे के असली गुस्से को नहीं देखा। मतलब आप किसी माँ के आंसुओं का सौदा नहीं कर सकते। यही तो स्रोत इसे पूरे देश के राजनेताओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी चेतावनी मानता है। रेड अलर्ट। हाँ, राजनेताओं को लगता है कि हर चीज का राजनीतिक समाधान होता है, लेकिन जब एक माँ चुनावी अखाड़े में उतरती है तो उसकी सच्चाई इतनी मजबूत होती है कि बड़े बड़े किले ढह जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे 2024 की एक भयानक घटना ने 2026 में पनिहाटी के अभेद्य राजनीतिक किले को ढहा गया। और कैसे इफ द सिस्टम फेल्स बी द सिस्टम सिर्फ सोशल मीडिया हैशटैग से निकलकर एक वास्तविक राजनीतिक परिणाम में बदल गया। ये कहानी सच में इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में जब नागरिक मन बना लें तो सूचनाओं और राजनीति के इस भारी शोर के बीच भी सबसे शक्तिशाली व्यवस्था को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। बिल्कुल। लोकतंत्र की असली ताकत हमेशा जनता के ही पास होती है। एकदम सही। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। मतलब स्रोत की भावना पर ही आधारित है, पर थोड़ा आगे की सोच है। बताइए। अगर सिस्टम को ठीक करने के लिए खुद सिस्टम बनना ही एकमात्र रास्ता बचता है तो भविष्य में इन पेशेवर राजनेताओं की भूमिका क्या रह जाएगी? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना?
क्या आने वाले समय में हम और भी ऐसे आम नागरिकों को देखेंगे जो इस पारंपरिक राजनीति को दरकिनार करके सीधे व्यवस्था की कमान अपने हाथों में लेंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। तो आज के इस गहन चर्चा में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।